how can you come to know that the desert cooler is cools better in hot dry day? Its answer is written on the screen that when a liquid evaporates, the particles of liquid absorb energy from the surrounding to compensate the loss of energy during evaporation, and this makes the surrounding cool. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये मतलब हुआ कि when a liquid evaporate, जब लिक्विड evaporate होता है तो क्या होता है, पार्टिकल ऑफ द लिक्विड इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब क्यों करता है एनर्जी? टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन के दौरान जो भी एनर्जी का लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो एनर्जी का लॉस करता है. सो इन डेजर्ट कूलर द वाटर इनसाइड इट इज़ इवेपोरेट. डेजर्ट कूलर में क्या होता है, डेजर्ट कूलर के अंदर पानी भरा होता है, वो पानी क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है. कूलर के अंदर पानी भरा रहता है, वो इवेपोरेट होता है. एंड दिस लीड्स टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. और जब पानी जो है वो जैसे ही ये इवेपोरेट होगा तो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का जो एनर्जी है वो क्या करेगा, गेन करेगा. ओके, एंड देयर बाय कूलिंग द सराउंडिंग. अगेन वी नो दैट इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. हम जानते हैं कि इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ humidity or amount of water moisture present in the air. Okay, so if the amount of water vapor present in air is less, then the evaporation is more. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऑब्वियसली अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. ऑन हॉट ड्राई डे क्या होता है, गर्मियों के समय में क्या होगा कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर कम रहता है. सो ऑलरेडी उसके अंदर वाटर की कमी है और कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, वो वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है और सराउंडिंग को कूल करता है. दिस वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर इवेपोरेट्स मोर, देयर बाय कूलिंग सराउंडिंग मोर. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग डेजर्ट कूलर इन हॉट ड्राई डे. ओके गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है एक्चुअली ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है इसमें यूज़ हो रहा है. Now guys, next question is how does water kept in the earthen pot, this मटका, cools during summer? गर्मियों के समय में मिट्टी के बर्तनों में हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, क्यों? उसका क्या कारण है? सिंपल, इसका कारण यहाँ पे दिया गया है. देखिए, देयर आर सम पोर्स इन द earthen pots. एक्चुअली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो पोरस नेचर के होते हैं. पोरस नेचर किसको बोलेंगे? पोरस नेचर कहने का मतलब है कि उसके अंदर थोड़ा सा स्मॉल होल होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं. उसके थ्रू क्या होता है कि सराउंडिंग का जो एयर है वो अंदर आता है. There are some pores in the earthen pot through which the liquid inside the pot evaporates. उसके जो पॉट्स के अंदर जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट होता है. ओके, जैसे कि ये पॉट हुआ तो इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू उसके लिक्विड जो है वो बाहर जाते हैं, इवेपोरेट होते हैं. और जैसे ही वो बाहर जाएंगे तो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर क्या करेंगे, कूल कर देंगे. दिस इवेपोरेशन मेक्स द वाटर इनसाइड पॉट कूल. In this way, water kept in the earthen pot become cold during the summer. Third question है, why does our palm feel cool when we put some acetone or petrol or perfume on it? Guys, मैंने इसका आंसर आप लोगों को क्लास में भी मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं these are covalently bonded and volatile in nature. पहले भी मैंने आपको बताया था कि volatile क्या होता है. volatile लिक्विड वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर अपने आप को लिक्विड जो है अगर अपने आप को गैस में कन्वर्ट करता है एट रूम टेम्परेचर एट RT, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई वो volatile नेचर का है. ठीक है. सो व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर पाम, इट एवेपोरेट्स. यानी कि एक्चुअली हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारे पाम का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, तो ऑब्वियसली जैसे ही हमारे पाम के सरफेस के ऊपर अगर वो एसीटोन यहाँ पे गिर जाता है तो वो 37 डिग्री टेम्परेचर यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये तो ऑलरेडी वोलेटाइल नेचर का होता है, वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा. मगर जब वो इवेपोरेट होगा तो वहाँ की जो पर्टिकुलर जो प्लेस है, जो एरिया है, वहाँ का हीट एनर्जी वो लेके बाहर निकलता है. और इसलिए जब वो वहाँ की हीट एनर्जी को निकाल लेगा तो वहाँ पे कूल महसूस होता है, कूल फीलिंग होती है. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑन सरफेस ऑफ द पाम टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी, सो मेकिंग द सराउंडिंग कूल. ओके, हैंस और पाम फील्स कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट. इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हमारे पाम के ऊपर जिस सरफेस पे वो एसीटोन गिरा हुआ है वो क्या करता है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए, यहाँ से इवेपोरेट होने के लिए बाहर की सराउंडिंग का हीट एब्जॉर्ब करता है. समझ में आया? हीट एब्जॉर्ब करेगा. एक्चुअली मतलब जब वो बाहर निकलता है तो अपनी एनर्जी लगा रहा है. कौन? एसीटोन अपनी एनर्जी लगा रहा है. तो अपनी एनर्जी लगा रहा है और बाहर निकल गया तो उसके पास तो एनर्जी की कमी हो गई. तो अपनी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, अपनी कम एनर्जी को पूरा करने के लिए वो एटमॉस्फेयर की एनर्जी को गेन करता है. और एटमॉस्फेयर की एनर्जी को गेन करेगा, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा कूल हो जाता है. ठीक है,
तो यानी कि अगर हमको सिर्फ इतना बताना है कि हाँ भाई अपने बॉडी का टेम्परेचर या उस पाम के सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसके लिए बेस्ट आंसर यही रहेगा कि हम यही बोलेंगे कि भाई पाम की सरफेस का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें जितनी भी हीट एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी वो एसीटोन गेन कर लेता है, और जैसे वो हीट एनर्जी गेन करके वो इवेपोरेट हो जाएगा तो वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट की एनर्जी कम हो जाती है। समझ में आया? कुछ देर के बाद वापस उतना हीट मेंटेन हो जाता है हमारे बॉडी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर देन कप। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर ये होगा भाई, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने सरफेस एरिया का टॉपिक पढ़ा था। सरफेस एरिया का जो टॉपिक पढ़ा था कि जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा वो बेटर तरीके से वो इवेपोरेशन कर पाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ लिक्विड हैज़ द लार्जेस्ट सरफेस एरिया इन द सॉकर देन द कप। यहाँ कि कप से सॉसर का जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है। दस इट इवेपोरेट फास्टर एंड कूल्स बेटर इन द सॉसर देन इन कप। ऑब्वियसली कप का जो साइज़ है वो छोटा ही रहेगा, और जो सॉकर का जो साइज़ है सॉसर का वो बड़ा रहता है। तो अब जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस रहेगा इवेपोरेशन के लिए जगह भी उतनी ज़्यादा मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा जगह मिलेगी उतना ज़्यादा फास्टर रेट रहेगा इवेपोरेशन का, और उतना ज़्यादा वो कप में उतना ज़्यादा वो चाय जो है वो ठंडी हो जाएगी। फॉर दिस रीज़न वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर देन अ कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए, what type of clothes should we wear in the summer। इसमें क्या लिखना होगा भाई, आपको मालूम है कि समर में क्या होता है कि हॉटनेस ज़्यादा आता है, तो फिर पसीना भी ज़्यादा आता है, परस्पिरेशन ज़्यादा होता है। तो उस केस में क्या होगा, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर। कॉटन क्लॉथ को पहनना चाहिए। सो ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर। ऑन द अदर हैंड कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। हमको मालूम है कि जो कॉटन जो होता है वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमको कूलिंग महसूस होगा। क्यों? इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोज द लिक्विड टू द एटमॉस्फेयर। वो लिक्विड को सराउंडिंग की तरफ या एटमॉस्फेयर की तरफ ये करता है, एक्सपोज करता है, मेकिंग इवेपोरेशन फास्टर। ठीक है, एंड इवेपोरेशन होगा तो ऑब्वियसली कपड़े में से यानी कि कॉटन में से वाटर का लॉस होगा, सराउंडिंग में जाएगा और वो सराउंडिंग का टेम्परेचर कूल डाउन कर देगा। ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन पार्टिकल ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन्स एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस मेकिंग द बॉडी कूल। ओके, मतलब कि वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को कूल करने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी कि अगर कॉटन से वो वाटर, जैसे कि ये मान लो कि ये कॉटन है, और कॉटन से अगर वो ये मान लो कि पानी के ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ से इवेपोरेट हो रहे हैं। जैसे जैसे इवेपोरेट होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक तो वो गीला हो गया है, और मान लो कि बाहर से अगर हवा आएगी तो ये जो हवा है इस गीले कपड़े से अंदर होते हुए हमारे बॉडी तक पहुँचेगी। तो ऑब्वियसली वो हवा तो कूल हो जाएगी। पहला तो कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि मान लो कि चलो हवा बाहर से नहीं भी आ रही है, बाहर से हवा नहीं बह रही है मान लेते हैं, तो उस केस में भी क्या होगा कि जो कॉटन जो है, ये कॉटन है, ये वाटर है, ये वाटर इवेपोरेट होगा तो ये इवेपोरेशन के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है। वो क्या करेगा बाहर की सराउंडिंग की एनर्जी, वो मतलब पहले तो बाहर की सराउंडिंग की एनर्जी गेन करेगा, और बाहर की सराउंडिंग की एनर्जी गेन करने के बाद वो उड़ जाएगा। तो बाहर की सराउंडिंग की एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी कम होने का मतलब है कि बाहर के सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कूल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव टू वियर ओनली कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन और समर डेज। ओके गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Good morning guys, once again welcome back on my YouTube channel Biochem Sir. Now we are dealing with the exercise question of class 9 chemistry NCERT matter in our surrounding। इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। अब इसमें हमको एक्सप्लेन करना है, हमको ये जो टेम्परेचर है केल्विन का हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमको ये बात मालूम होना चाहिए, हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि केल्विन जो होता है ये इज़ एन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन जो है वो एक एसआई यूनिट होता है। ठीक है, और इसमें ये वाला रिलेशन मालूम होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है 273 केल्विन, 273.16 केल्विन होता है। बट एक्चुअली अगर आप लोगों ने 273 भी लिखा तो भी चलेगा। ये रिलेशन मालूम होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेक इट 273। ओके, तो 300 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे, तो ऑब्वियसली जब हम माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, वंस अगेन 573 केल्विन है, तो 573 केल्विन इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच डिग्री सेल्सियस, वी हैव टू माइनस 273, वी विल गेट 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, ना आफ्टर दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस से हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो एक बात याद रखिए, जब हमको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था,
केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था तो हमने माइनस किया, तो उसका अपोजिट क्या करेंगे, अगर हमको डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 273 को ऐड कर देंगे। जब 273 को ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या मिल जाएगा, केल्विन का टेम्परेचर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करना पड़ा हम लोग को, 273 ऐड कर दिया तो 298 केल्विन मिल गया। वैसे 373 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर देंगे तो 646 केल्विन मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग दैट नैपथलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ऐसा क्यों होता है कि नैपथलीन बॉल जो होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, नैपथलीन अंडरगो सब्लिमेशन इजीली। सब्लिमेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सब्लिमेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड का कन्वर्शन डायरेक्टली गैस में हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। भले ही उसके सब्लिमेशन का स्पीड कम ज़्यादा रहे, कम हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, जनरली कम ही होता है, बट वो सब्लिमेबल होकर अपने आप को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर लेता है। सो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नैपथलीन फ्रॉम सॉलिड टू गैस टेक्स प्लेस वेरी इजीली। अब ये होता क्यों ये भी बता देता हूँ मैं। एक्चुअली जो नैपथलीन जो बॉल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो अपना ऑक्सीडाइज फॉर्म बनाते हैं, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जैसे ही वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो अपने आप को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ में आया? ओके, तो इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे अपना ऑक्सीडेशन करते हैं। दस द नैपथलीन बॉल्स डिसअपीयर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, यानी कि कुछ भी नहीं बचता है, लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि ऐश भी नहीं बचेगा। क्यों? वो डायरेक्टली अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर लेता है। सेकंड क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ऐसा क्यों होता है कि हमको जो स्मेल होता है वो बहुत दूर से मिल जाता है? तो सिंपल सी बात है भाई, क्यों? क्योंकि गैसेस, पहली बात तो ये कि गैस के पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। गैसेस पार्टिकल स्पेस हाई स्पीड एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो वही मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहा आप लोगों को। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, सो पार्टिकल ऑफ द परफ्यूम डिफ्यूज इनटू दिस गैसियस पार्टिकल एट ए वेरी फास्टर रेट एंड रीच अवर नोस्ट्रिल। यानी कि वो जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल के पास भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है वो एयर के पार्टिकल के साथ सेवरल मीटर्स अवे तक वो पहुँचाए जाते हैं, वो हमारे नॉस्ट्रिल तक आ जाते हैं। सो दिस मेक इनेबल देम टू what spread through the large distance. Okay guys, now fourth question is, so guys next question आपकी स्क्रीन पर है, arrange the following substances in the increasing order of the force of attraction between particle water, sugar and oxygen. तो देखिए guys इसमें इसका आंसर क्या लिखेंगे, शुगर है सॉलिड, शुगर क्या है, सॉलिड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए शुगर जो है वो स्ट्रांग होता है। वाटर लिक्विड होता है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर से कम होगा, क्योंकि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है। सो एंड ऑक्सीजन जो है वो तो गैस है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगभग नहीं होता है, निग्लिजिबल है या वीकेस्ट होता है। सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अगर फोर्सेज को अगर हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहले कम वाला होगा, तो सबसे वाला गैस होगा यानी ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर यानी लिक्विड, और उसके बाद शुगर यानी कि सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। देखिए तो जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है उसको हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और 100 डिग्री सेल्सियस ये उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो H2O होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो क्या होगा, वाटर कैन एग्जिस्ट एज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस पे गाइज वो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑब्वियसली है, मगर आपने कभी देखा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ में धीरे धीरे वाटर के ड्रॉपलेट फॉर्म होते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली होता क्या है कि 90% केस में वो सॉलिड ही रहेगा और 10% केस में वो वाटर बन जाता है, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। सो एट दिस स्टेज आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहने का मतलब होता है कि वो एनर्जी है बिकॉज ऑफ विच क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। ठीक है, और कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत है 1 kg ऑफ सॉलिड को पिघलाने के लिए एट पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट एट दिस टेम्परेचर वाटर गेटिंग हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर
दैट इज आइस स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, नाउ 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट एज बोथ लिक्विड एंड गैस। क्यों? अरे भाई देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 90% केस में सॉलिड रहेगा और 10% केस में लिक्विड रहेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, यहाँ पे दोनों रहेगा। पानी, जब तक पूरा का पूरा पानी उबल नहीं जाता, जब तक पूरा का पानी वेपराइज नहीं हो जाता, तो वो सॉलिड में भी लिक्विड में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा, दोनों फॉर्म में रहेगा वो। समझ में आ रहा है? सो एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब तक वो पूरा का पूरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं मिल जाता, तब तक वो जो है लिक्विड स्टेट में रहेगा, और जैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूरा हो जाएगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वो दोनों ही काम हो रहेगा, यानी कि लिक्विड भी रहेगा और लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होता रहेगा। तो जब तक पूरा लिक्विड गैस में नहीं कन्वर्ट होता, तब तक दोनों स्टेट दिखाई देंगे आपको, लिक्विड भी और गैस भी दिखाई देंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या लिखा हुआ है, गिव 2 रीजन ऑफ दिस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है? सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर इज अ लिक्विड बिकॉज इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। वाटर लिक्विड में क्यों होता है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिया हुआ है। एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ नो शेप बट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, दैट इज इट ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि उसके अंदर जो है शेप नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, मगर एक फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि सेकंड बात है कि एट रूम टेम्परेचर वाटर फ्लो होने की टेंडेंसी रखता है, फ्लूइड नेचर का रहता है। समझ में आया? तो इन दो कारणों से हम बोल सकते हैं कि वो लिक्विड में ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एन आयरन एल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन एल्मीरा जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों होता है, उसका भी आंसर लिखा हुआ है। इट्स वेरी इजी, एन आयरन एल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आयरन जो होता है सॉलिड है, उसका एक फिक्स शेप होता है, एक फिक्स साइज होता है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसके कारण मास भी है उसका, उसके कारण उसकी डेंसिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके पास, फिक्स्ड है। और दूसरी बात कि वो सॉलिड जो है रूम टेम्परेचर पर रिजिड होता है, मजबूत होता है। तो इसके कारण इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा एल्मीरा में। इन सभी चीज़ों के कारण वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। नाउ गाइस नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई सो आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ पे बोला हुआ है कि आइस जो है पहली बात तो ये है कि देखिए 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है कि 273 केल्विन का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मालूम है, अभी भी हम लोगों ने देखा था कि इतने टेम्परेचर पे हमको ये सॉलिड भी मिलता है और लिक्विड भी मिलता है। समझ में आया? तो क्या लिखा हुआ है, आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी देन वाटर। अभी मैंने आपको एक बात बताया था कि 90% केसेस में 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 273 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर 90% केसेस में सॉलिड ही मिलता है, आइस ही मिलेगा, 10% वाटर मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी देन वाटर। क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज वो ज़्यादा है, आइस का मात्रा ज़्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस पर एज कम्पेयर टू द वाटर। ठीक है, एंड वाटर पॉजेस एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर के अंदर एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि फ्यूज होकर वो सॉलिड बन जाएगा। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए 1 kg के लिए, ठीक है, तो हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसीलिए 273 केल्विन पर आइस जो होता है वो मोर इफेक्टिव होता है कूलिंग में देन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। आखिर जैसे कि अगर एक बॉइलिंग वाटर है और एक स्टीम है, उसका भाप है, तो उन दोनों में से कौन सा है जो ज़्यादा जलाएगा, ज़्यादा जिसके पास जलाने की ताकत रहेगी। तो इसका आंसर एकदम ईजी है, स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। इट पॉजेस द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देयरफॉर बर्न प्रोड्यूस बाय द स्टीम आर मोर सीवियर। देखिए इसमें होता क्या है कि जो स्टीम होता है वो गैस का फॉर्म है, जो स्टीम होता है वो गैस का फॉर्म है। अभी जो गैस है उसके पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, वो कहीं भी जा सकता है, कितने दूर तक भी पहुंच सकता है और बहुत दूर तक जा सकता है। ओके, वन मोर थिंग, एक बात याद रखिएगा कि वाटर स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, मगर ये तो वाटर का हुआ, ये वाटर लिक्विड का हुआ, समझ में आया। मगर वाटर जो गैस होता है यानी कि जो वेपर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर दैन 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
आपको याद होगा प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल, तो प्रेशर कुकर में खाना कैसे बनता है, गर्म पानी से नहीं बनता है, उसमें पानी के भाप से बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन रहा है भाई, तो भाप का टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा है। अगर इसका 100 डिग्री होगा तो उसका 150 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? तो इस कारण से क्या होता है कि खाना जल्दी बनता है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टीम होता है वो सेवर बर्न करता है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, अब हम लोगों ने अभी तक 8 क्वेश्चन कर लिया। देखिए 9th क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सिलेबस में। When name A B C D E and F in the following diagram showing the change in its state। देखिए डायग्राम में A B C D E लिखा हुआ है, तो ये A B C D E का मतलब बताना है आपको। तो देखिए क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए जब सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है, तो उसको ए बोला है। तो सॉलिड का जब कन्वर्शन लिक्विड में होता है तो हम उसको फ्यूज़न बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद देखिए जो बी दिया हुआ है वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। तो जब लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होता है तो हम उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, ये बी हो गया। सी का मतलब जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस बोलते हैं उसको। अब डी क्या है, अगर लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग भी लिख सकते हैं एंड सॉलिडिफिकेशन भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ए बी सी डी ई हो गया, ए बी सी डी हो गया। अब ई का मतलब क्या बोला हुआ है, देखिए ई का मतलब क्या बोला हुआ है। ई का मतलब ई जो है सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्शन बोला जा रहा है। देखिए सॉलिड का कन्वर्शन जब गैस में होगा और भी इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, इस कंडीशन में, समझ में आ रहा है, तो हम उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। याद करो कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड को, जो कि सॉलिड है उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट वाला जो है एफ में क्या हो रहा है, गैस का कन्वर्शन जब सॉलिड में होगा, जब गैस का कन्वर्शन सॉलिड में होगा तो हम उसको तो भी हम उसको सब्लिमेशन ही बोलेंगे, उसका एक अलग नाम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये डी सब्लिमेशन है, बट नॉट, इट इज सब्लिमेशन। चाहे वो गैस का सॉलिड में हो रूम टेम्परेचर पे, चाहे सॉलिड का गैस में हो। समझ में आ गया आप लोग को? सो गाइस, इन दिस वे आई हैव सॉल्व यू ऑल डाउट्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर रिगार्डिंग NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फिर भी आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई करेक्शन है या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसे दूसरे स्टूडेंट तक पहुँचाइए, उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।